हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम धन पटेल। स्टूडेंट 12th क्लास में हमने लास्ट टाइम किया था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और हमने वादा किया था कि आगे हम लोग करेंगे इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मज़ा आने वाला है। एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये भी बोला जाता है। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहा हूँ। ठीक, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है, सारा फॉर्मूला निकाल रहे हैं। रेसिस्टिविटी का ऑरिजिन भी यहीं से होने वाला है, पूरा निकाल लेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी अगर कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। जो बच्चे अभी न्यू हैं, जो चैनल जब अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल बटन आता है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करा कीजिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, हमें मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से लिखेंगे, वीडी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं होता क्या। मान लीजिए आपके पास इनिशियल में एक ऐसा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर में अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस कंडीशन में इनिशियली में वो इधर उधर भाग रहे होंगे अपने मर्जी से, जहाँ मन करेगा वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, इनिशियली when potential difference does not applied, जब हमने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं है, डज नॉट अप्लाइड नहीं है, उस टाइम इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर भागेंगे अपनी मर्जी से, फ्री है ना, घूम रहा है। तो उस कंडीशन में जो उनका एवरेज वेलोसिटी होगा v एवरेज, नाउ एवरेज वेलोसिटी जो v एवरेज आने वाला है और जीरो आने वाला। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है। मतलब एवरेज वेलोसिटी हमने कैसे निकाला था? तो ऐसे vi अपॉन n, i इज इक्वल टू 1 to n, सबको ऐड करेंगे तो क्या बनने वाला है? जीरो। इनिशियली स्टार्टिंग में जब हमने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं किया, लेकिन अब स्टेटस अलग है। जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर देंगे तब क्या होगा वो देखते हैं। तो अब यही सेम कंडक्टर, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने उसमें एक सेल या बैटरी लगा दिया। तो बैटरी लगाने का मतलब इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया। तो फिर इस कंडीशन में अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन थे अब क्या करेंगे? वन साइडेड हो जाएंगे, मतलब ड्रिफ्ट हो जाएंगे, वन साइडेड हो जाएंगे। और ये अगर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये सारे के सारे इधर आने लगेंगे, तो इनकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। वेलोसिटी इधर, ये पॉजिटिव है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इधर आने लगेंगे। मतलब जैसे ही हमने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सप्लाई किया, कनेक्ट किया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे उसी को हम बोलेंगे नेट ड्रिफ्ट। जो वेलोसिटी आता है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जब हम उसमें when potential difference
व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the conductor then electron drifted in a single direction। जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आई। जैसे हमने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, इधर आने लगेंगे सारे पॉजिटिव साइड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं जिस वेलोसिटी से, उस नेट वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कुछ आप इस टाइप से समझे कि इनिशियल में ए से स्टार्ट कर रहा था कोई इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसी पाथ है, इस पाथ को हम समझ भी नहीं सकते हैं, ये ऐसा पाथ था। ठीक है, और ऐसा जाता है, बी तक आता है, ए से बी तक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पर देखा। सेकेंड कंडीशन में जब देखा हमने, ये था आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सेकेंड कंडीशन में हमने देखा कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई होता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पाथ ले लेते हैं बी डैश। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका, ये जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था, मतलब अब पाथ बदल गया, चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? तो इतना चेंज हुआ L, और T टाइम में L लेंथ का सपोज चेंज हुआ। तो अगर हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ L अपॉन T। तो यहाँ से यही मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जा रहा। तो ये जो बनता है मैक्रो लेवल पे स्टडी जब हम करते हैं कि पाथ चेंज किया होगा, तो L लेंथ का ड्रिफ्टिंग हुआ, B से B डैश चला गया T टाइम में, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये स्टोरी थी इसकी। ठीक है, अब हम क्या है ना कि अब हम इसको निकालते हैं, फॉर्मूला को कोशिश करते हैं निकालने के लिए। ठीक है, देखते हैं, बहुत इन्जॉय आने वाला, देखना। अब मेनली इसमें मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखना। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन था उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन था अगर ये, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव खींच रहा था। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पर Fe। ठीक है, इनर्शिया फोर्स कितना है? इनर्शिया फोर्स, क्योंकि अगर वो दौड़ रहा है, मोशन कर रहा है, तो मास है, तो इनर्शिया फोर्स भी लगेगा m इंटू ए, Fi। अब इन दोनों तो फोर्स ही है ना, उसी इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों को जब हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग आफ्टर कंपेयरिंग, तो आपका आने वाला है Q इंटू E इज इक्वल टू M इंटू ए। इसी को हम लिख लेते हैं E इंटू ई, M इंटू ए। E क्यों लिख लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, उसका चार्ज E होता है। तो ये बन गया, यहाँ से A निकाल लिया, तो A इज इक्वल टू E अपॉन M। मतलब भैया जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो कंडक्टर में जो एक्सेलरेशन आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के पास, इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये इतना आता है। नेगेटिव साइन लगा लिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था, जब मर्जी होगा हटा लेंगे। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करना, ये सिंपल मीनिंग है। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन अपना टॉपिक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकला कहाँ? अभी तो एक्सेलरेशन आया कि इस कंडक्टर में इतना एक्सेलरेशन आएगा। ये जो ड्रिफ्ट हुए थे इधर आ रहे थे, इधर ये ड्रिफ्ट हो गए फिर इधर आने लगे। ये एरो इधर भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, एरो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इधर आने लगे, उसमें एक्सेलरेशन उनका आ गया फाइनली। और आगे बढ़ते हैं, अपने को वेलोसिटी निकालना है। तो अब हम वेलोसिटी कैसे निकालें? तो वेलोसिटी निकालने के लिए थोड़ा काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, ठीक है। फ्रॉम काइनेमेटिक्स एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो u है, u एवरेज जो था हमारा इनिशियल और जीरो था। आप देखिए इनिशियल में ये इनिशियली जो वेलोसिटी था वो कितना था? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो फिर यहाँ से क्या आने वाला है? तो यहाँ से आने वाला है v इज इक्वल टू ए टी, बस। और a हमें मिल चुका है, v इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी। ये निगेटिव हटाना हटा सकते हैं। ये बन गया आपका वेलोसिटी और इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। एक फॉर्मूला तो आ गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टाउ है, टाउ और टी भी लिखता है, टाउ और टी हमने टी लिखा था, इससे लिखता है। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझते हैं रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे घूम रहे हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है, आपस में कोलिजन कर रहा होगा, ठीक है। अब जब कोलिजन हो रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, फिर आगे वाले से करेगा, जो भी आएगा उसके सामने। इसके बीच में टाइम बचेगा। जब वो कोलाइड कर रहा होगा, नेक्स्ट कोलिजन जब आ रहा है, सक्सेसिव कोलिजन जब आ रहा होगा, आगे वाला कोलिजन जब आ रहा है, उसके बीच में टाइम मिल रहा होगा। उस टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है, रिलैक्स, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जिस टाइम इलेक्ट्रॉन जो है रिलैक्स रहेगा उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सक्सेसिव कॉलिजन हो रहा वही वाला टाइम है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। पता चला? जैसे कॉलिजन हो रहा था, कॉलिजन होने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और जो पाथ है, मतलब एक कॉलिजन हुआ दूसरा कॉलिजन हुआ, उसके बीच में जो दूरी है, जो पाथ है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कैसे निकलेगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को यहाँ लेमडा लिख लेते हैं। स्पीड यहाँ आरएमएस स्पीड होता है, ठीक है, क्योंकि यही करेक्ट स्पीड होता है। अब यहाँ पर ये जो लेमडा है ना, इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब भैया रिलैक्सेशन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक कॉलिजन हुआ दूसरा कॉलिजन हुआ, उसके बीच में रिलैक्स था। अब रिलैक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो लेमडा, जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ये ठीक है। अब ये क्या है आपका? तो ये आरएमएस वेलोसिटी है। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस, ठीक है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है किस पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड्स
अपॉन मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल में है इलेक्ट्रॉन, जिस मटेरियल का है, मटेरियल एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। भैया ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा तो उस पर डिपेंड करेगा। और किस मटेरियल का बना हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है, मटेरियल ही तो डिसाइड करेगा किसका बना हुआ। ठीक है, ये जो आरएमएस वेलोसिटी है ना, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों? तो जो आरएमएस वेलोसिटी होता है वी आरएमएस, वो आपको आता, निकाल लेते हैं एक बार, मुझे भी याद नहीं है। आरएमएस वेलोसिटी है जो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ये आप गैसेस में पढ़ लेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ से ये कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से v जो आएगा आपका 3 kT/m, ये आ गया आपका v। तो v आरएमएस आता है 3 kT/m। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। ठीक है, तो ये आरएमएस वेलोसिटी है। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो भैया वो तो जो है चेंज नहीं होगा, ये k है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका मतलब v आरएमएस किस पर डिपेंड करता है? v आरएमएस, जो v आरएमएस है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो इसलिए तो हमने लिखा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह है 3 kT/m। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर जो हमारा k है वो क्या है वो देखते हैं। k, ठीक है, k को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये k को, ठीक। अच्छा, निकलता कैसे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? तो k इज इक्वल टू r बार अपॉन एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर n से लिख लो, n। ये निकलता है k। ठीक है, k कैसे निकलेगा? तो k निकलेगा r बार, r बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहां लिखता हूं। जो r बार है आपका, r बार ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू कितना होता? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये होता है। ठीक है, और जो आपका n लिखा हूं एवोगाद्रोज नंबर है, और k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, n जो है आपका एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, तो n आपका n से ही लिखते हैं, अपन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये जो k था ना, इसका वैल्यू कितना होता है? इसको n, इसको कैपिटल N से लिख लेते हैं, कैपिटल N। ठीक है, बुक में लिखता है कैपिटल N, तो हम भी लिख लेते हैं कैपिटल N। ठीक है, अब k की जो वैल्यू है वो कितना है? तो 1.3807 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, यहाँ से निकाल सकते हैं पर मोल। यहाँ कट गया हमारा, ये यूनिट देखिए, ये जूल पर मोल केल्विन, और इसका मोल, नंबर ऑफ मोल 1/मोल, मोल कैंसल, जूल पर केल्विन। ठीक है, जो एवोगाद्रो 23 पर मोल। ठीक है, ये याद नहीं होता, मुझे आज तक कभी याद ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं, टाउ जो लैम्डा था मीन फ्री पाथ था। ठीक है, वही पाथ जिसमें वो कोलिजन नहीं हो रहा। ठीक है, वी आरएमएस से आरएमएस वेलोसिटी है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, यहाँ से हमने निकाल लिया, ये गैसेस लॉ में पढ़ लेंगे, 3 kT/m, ये ठीक है, 3 kT/m v, यहाँ से k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, k कैसे निकालता है? r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन n, n इज द एवोगाद्रोज नंबर, एवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, उसके बाद r की वैल्यू हमने लिख दिया, जूल पर मोल केल्विन होता है। ठीक है, जूल पर
केजी केल्विन भी होता है, लेकिन वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट होता है, जो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। के की वैल्यू ये है, ठीक है, 1.3807 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन निकाल लिया। एवोगाड्रो नंबर होता है नंबर पर यूनिट मोल, ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ तक फिलहाल हमने कुछ पार्ट इसका किया। किसका क्या कर क्या रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब उसमें ये गलती से आ गया था तो इतना करना पड़ा, अगर ये नहीं आता तो मैं ये बताता ही नहीं, है ना। ये टाउ जो है ना रिलैक्सेशन टाइम है, इसके चलते मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अगर वो नहीं आया होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको मतलब करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से फॉर्मूला आएगा I = NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहीं से फॉर्मूला जो आता है उस फॉर्मूला वहीं से न्यूमेरिकल आता है, तो हम लोग उसको निकालने का कोशिश करते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला आता कहाँ से है, कैसे आता है। I = NEAVD, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं, नाउ वी वांट टू फाइंड, नाउ वी वांट टू फाइंड current I in the form of Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें पता है करंट होता है Q/T, ठीक है, वहीं से निकलेगा। अब क्या है कि इसी में वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, तो हमने एक और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, और इसको मान लिया कि ये D है, मान लिया अपने मन से, और यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। पूरा मानना है, पूरा मान सकते थे। अब इतना वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ और इसमें इलेक्ट्रॉन था और इधर भाग रहे थे, इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी इनकी, ऐसे ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो निकाल लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकला। तो टोटल चार्ज कितना यहाँ से निकला, टोटल चार्ज, ये मैं करंट मेजरिंग पॉइंट मान लेता हूँ, यहीं से हम माप रहे हैं, ठीक है, मेजरिंग पॉइंट है, मेजरिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक टाइम में हमने देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है यहाँ से। टोटल चार्ज पासेस थ्रू मेजरिंग पॉइंट कितना पास हो सकता है, तो जितना इसमें होगा, इसमें जितना होगा उतना ही तो पास होगा जो हमने वॉल्यूम लिया है, ठीक है। तो हमने कितना लिया है वॉल्यूम, तो हमने पहले तो एरिया ए और डी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू डी। तो इसमें इतना ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने वॉल्यूम में होंगे, ठीक है। उसके बाद एन और ई लगा दिया, ये एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई NEAD, इससे टोटल चार्ज हुए। लेकिन मिस्टेक कहाँ होगा, ये एन जो है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना। तभी तो भैया ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब इलेक्ट्रॉन का कूलाम्ब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और यहाँ आपको कूलाम्ब है और यहाँ आपको वॉल्यूम है मीटर क्यूब, तभी तो ये कटेगा मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर का यूनिट नहीं होता। जैसे उसने बोला 40, ये ई का यूनिट है कूलाम्ब, तो मेरा कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नीचे आएगा मीटर क्यूब, तभी तो इससे कैंसिल होगा, तभी तो इसका यूनिट कूलाम्ब आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यहाँ आपसे हमसे मिस्टेक करवा लेता है, ठीक है। तो ये चार्ज क्रॉस होता है, इतना चार्ज क्रॉस हो सकता है, ठीक है। अब सुनो आगे की स्टोरी। उसके बाद
अब अपने को चार्ज निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं पहले। टाइम टू क्रॉस टी। टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया करेंट मेजरिंग पॉइंट पर क्रॉस करने का, ठीक है, डी डिस्टेंस था। उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट क्या पता है, करेंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से क्यू आ गया था एन ई ए डी, और यहाँ से टी है डी अपॉन वी डी, डी डी कैंसल आउट, वी डी ऊपर चला गया, एन ई ए वी डी, और यही फॉर्मूला अपने को निकालना था। ये रिलेशन आ गया आपको करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ये बहुत फेमस रिलेशन है न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला याद करेंगे तो यहाँ से आ जाता है। तो ये रिलेशन जो आता है, रिलेशन इन आई एंड वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इसको एंजॉय करके देखते हैं। बस एंजॉय करना अपने को, क्या करना है, ए को इधर लाते हैं, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। ये आई अपॉन ए होता है जे, कल ही पढ़े थे हम लोग लास्ट वीडियो में। तो आई अपॉन ए होता है जे, करेंट पर यूनिट एरिया, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो यहाँ से आपको एक जे का बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला मिल गया, ये, ठीक है। एन ई वी डी करेंट डेंसिटी आ गया, ये जे आपका है रिलेशन इन जे एंड वी डी, करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। यही ख़त्म नहीं होता है, एंजॉयमेंट बहुत है। एंजॉयमेंट का कोई इंटरटेनमेंट कोई लिमिट नहीं एंटरटेनमेंट का। यहाँ भी हम लोग इंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, इंटरटेन ऐसी कुछ जो मर्जी आ रहा करे जा रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अपनी मर्जी करते रहो, इधर उधर से फार्मूला लाते रहो, चिपकाते रहो। अच्छा, एक फार्मूला हमने डिलीट कर दिया, मुझे याद ही नहीं है यार, तो निकालना पड़ेगा, फिर हटा दिया, ठीक है। तो ये आ गया जे आपका। अब आ गया जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई भी होता है, वही मैं लाना चाह रहा था लेकिन वो फार्मूला हटा दिया, अब निकालना पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रख देते तो आता। चलो देख लेते हैं। जे आ गया नेक्स्ट, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था ई अपॉन एम, शायद एक बार निकाल ले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाला था, v इज इक्वल टू ए आया था, ए निकाला था हमने, e इंटू ई एम इंटू ए, तो ए आया था ई अपॉन एम, ठीक है, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, लिखते हैं यहाँ पर j इज इक्वल टू ई एन ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये भी आपको दिख रहा है, j इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई एम इंटू टाउ। ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा वो पूरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्या क्या था हमारे पास वो देखते हैं। ये तो एक फॉर्मेट आ गया, इधर लिखता हूँ, यही लिखता हूँ, क्या दिक्कत है, बस हम लोग खेल रहे हैं आगे। v इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर, सबको पता है। 10th वाला फॉर्मूला अभी फ़िलहाल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ हमने पढ़ा नहीं। 10th वाला और यूज कर रहे हैं। v इज इक्वल टू आई और r इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ठीक है ना, कोई आपत्ति तो है नहीं। v इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है, मतलब ई आर होता, ठीक है।
आई रो एल अपॉन ए को काट दिया तो E इज इक्वल टू होता है आई रो अपॉन ए, आई रो अपॉन ए। आई अपॉन ए होता है करेंट डेंसिटी जे रो, ठीक है, आ गया। ये जो रो है आपका, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ये तो रजिस्टिविटी है क्या भाई, कहाँ गया, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी है भाई साहब, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, E इज इक्वल टू, जो आपको मैं बोला था J इज इक्वल टू, यहाँ से J इज इक्वल टू E अपॉन रो, ठीक है, रजिस्टिविटी। 1 अपॉन रो जो होता है, 1 अपॉन रो और सिग्मा होता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, उल्टा सब मैं 10th वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से J आएगा E इंटू सिग्मा, यही मैं बोला था आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट कि J जो आएगा E इंटू सिग्मा आएगा, ठीक। ऐसे ही करे जा रहे हैं, आप नहीं भी याद करोगे तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा आता है। यहाँ पर जो सिग्मा है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है, और जो हमने रो यूज किया था उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल टेम्परेचर है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो एक फार्मूला हमने बना लिया, ठीक है। अब एक फार्मूला ये भी बन गया आपका रजिस्टिविटी का, रो निकालना यहाँ से निकाल सकते हैं, जे की वैल्यू रख लेंगे जो आया था, जे के तो बहुत सारे वैल्यू आए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फार्मूला आगे नहीं प्रोसीड करता हूँ, कन्फ्यूजन होते जाएगा। और जो निकालना था हमने निकाल लिया, अब वो वैल्यू बना कर रख के नया फार्मूला बनते जाएगा, उसके आगे नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब रो का भी फार्मूला बन जाएगा आपको, सिग्मा का भी बन जाएगा आपको, सिग्मा का, रो का, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का बन जाएगा, वो रखते जाएंगे जे और जे के फार्मूला में खुद ये है, ये निकला हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आपको इतना बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। आप यहाँ से ओम्स लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, ओम्स लॉ प्रूव आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर अगर आपको प्रूव करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, करके देखते हैं यहाँ से प्रूव। J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा, ओम्स लॉ प्रूव कर रहा है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता। जो J होता है आपको वो I अपॉन A होता है, E इंटू सिग्मा, ठीक है। I तो आ गया, अपने को अब V लाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से E निकाल लेते हैं, E, और E को लिख लेंगे और V वाले फॉर्मेट में, सिग्मा को इधर लाते हैं, E इज इक्वल टू आई अपॉन A इंटू सिग्मा, ठीक है। V को क्या करते हैं, E, V इज इक्वल टू E इंटू एल, देन E इज इक्वल टू V अपॉन L, तो ये बन गया V अपॉन L I अपॉन A इंटू सिग्मा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा V इज इक्वल टू I उस साइड में, L को उधर ही कर लेते हैं, सही रहेगा। L I को अलग रखते हैं, I L अपॉन A इंटू सिग्मा, ये तो I तो आ गया, R लाना है। R लाने के लिए क्या करते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा इंटू ए, रिवर्स होता है ना सिग्मा और ये, एल अपॉन सिग्मा इंटू ए, एल अपॉन सिग्मा इंटू ए क्या होता है, R। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ गया आई आर। ये ओम्स लॉ प्रूव्ड हो जाता है, ओम्स लॉ है।
तो हमने ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ओम्स लॉ हमने प्रूव कर लिया। ये जो जितने फार्मूला आते हैं ना, उसमें आपको फार्मूला याद नहीं करना कोई भी, लेकिन बेसिकली ये जो है ये हमने यूज किया, ये हमने यूज किया, ये इसको आपको याद रखना। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये NEAVD, यहीं से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जितना क्वांटिटी यूज हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक, जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो क्या क्या यूज हुआ ज़रा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटी यूज हो रहा है क्या क्या यूज हुआ। फर्स्ट आपको एक मिला रो, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिग्मा रो, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और आपको एक जे यूज हुआ था करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। बाकी सब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह जानते हैं। ठीक है, और इसमें ई हुआ था, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक आपको वी हुआ था, वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और कुछ यूज हुआ ऐसा लगा जो अलग ही हो, और कुछ अलग नहीं यूज हुआ है। आर रेजिस्टेंस जानते हैं। ठीक है, ये जो रेजिस्टिविटी है ये यहीं से निकलता है, इसका यूनिट R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन एल। तो ये होता है ओम मीटर, क्योंकि 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो ये होता ओम मीटर। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। इसका उल्टा इसका हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स होता है पर ओम पर मीटर, क्योंकि 1 अपॉन रो होता है कंडक्टिविटी। जे करेंट डेंसिटी था जो I अपॉन ए होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। डायमेंशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड FE जो होता है ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी यूज हुई थी। और ये फाइनली हमारा 38 मिनट के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, किसी भी कंडक्टर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन ए सिंगल डायरेक्शन, द नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारा फॉर्मूला निकाला। कैसे निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। वाई, बिकॉज फोर्स एक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट हो रहा था, वन इज इलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज एनर्सिया, बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्सिया इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों को इक्वल किया, वहां से ए आया। जब ए आ गया तो हमने वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी कैसे निकाला, काइनेमेटिक्स इक्वेशन से। इनिशियल वेलोसिटी एवरेज क्या था, 0, वहां से हमने निकाल लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकाला, उसमें आ गया आपको एक टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ को हमने निकाला लेमडा अपॉन वी से। लेमडा क्या था आपका, मीन फ्री पाथ। वी क्या था, RMS वेलोसिटी। मीन फ्री पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ टकरा गया मैं, इस दीवार से टकराया, तो इसके बीच में ये जो पाथ है इसमें मैं फ्री था, नहीं टकरा सकता किसी और से, तो ये फ्री पाथ है, इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और उसके बाद VRMS कैसे निकलता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अंडर रूट VRMS कैसे निकला था, हाफ mv² 3/2 kT। ठीक है, वहाँ से सारा हमने कर लिया, अलग अलग डिफरेंट में हमने प्रूव भी कर लिया। यहाँ से ओम्स लॉ, ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी से ओम्स लॉ हमने, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, मोबिलिटी, उसको भी कर लेते हैं और इसको फिनिश्ड कर लेते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी, ठीक है, क्या होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू से लिख लेंगे, अपनी मर्जी है भाई, जिससे लिखिए। ठीक है, ये क्या होता है मोबिलिटी, तो मोबिलिटी जो होता है इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। द ड्रिफ्ट
velocity, the drift velocity per unit electric field is called mobility mu ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मोबिलिटी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए आप इसमें एक मॉड लगा लेंगे, क्योंकि Vd जो होता है वो निगेटिव हो जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना। तो ये हो गया मोबिलिटी। उसके बाद ये जो मोबिलिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये नहीं समझेंगे कि Vd और E, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद मी स्केलर क्वांटिटी है। अगर SI यूनिट की बात करें आप, SI यूनिट, तो क्या बनने वाला है, तो Vd का आपको मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलाम, तो ये बन गया SI यूनिट। केजी में कन्वर्ट करना कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन को कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप डायमेंशन लिखना चाहें कि डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मीटर का L, कूलाम का AT, है ना, कूलाम का AT, और ये आपका कूलाम AT, इसका T, न्यूटन का M, L T-2, ठीक है, L L कैंसल, T कैंसल, ठीक है। तो आ गया आपका एम्पियर को I से भी लिख सकते हैं, M के पावर में 1, T2 एम्पियर 1, ये आ गया आपका डायमेंशन। M-1 T2 A1 एम्पियर है, ये डायमेंशन आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सॉरी मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। अब आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रहा, आप Vd का फॉर्मूला बहुत सारा निकला हुआ है, ठीक है ना। Vd का एक तो फॉर्मूला आपको यहीं से निकला था, Vd = E/m टाउ, ये भी रख सकते हैं यहाँ पर आपको म्यू का फॉर्मूला बन जाएगा मोबिलिटी का, Vd E/τ/m इंटू ई कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा E/τ/m, तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी का आ जाएगा E/τ/m, आ गया फॉर्मूला। तो अलग अलग फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अब वो मैंने बता दिया तो ज़्यादा बता नहीं, ठीक है। तो अब इसके आगे फॉर्मूला, अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं। अब मुझे याद नहीं है ना फॉर्मूला, वो तो हमने निकाला था, अभी निकाला था, डायरेक्ट मुझे फार्मूला याद नहीं होता, इसीलिए आप इसमें अलग अलग फार्मूला उसका रखते जाएंगे, अलग अलग बनते जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ तक कि ये काफ़ी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और ये फार्मूला बना, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू इंटू ई में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी = म्यू इंटू ई होता है, आप करो बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप बनाने की कोशिश करो, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है, ये यहाँ से जो हमने लिखा है ये, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये बन जाएगा म्यू इंटू ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd = म्यू क्या है, E/τ/m, म्यू आ गया, ई बचा, म्यू इंटू ई, एक ही बात है। तो अगर आप ये वाला याद कर ले तो सही है, ज़्यादा बेटर है ये वाला, ठीक है। अगर आप आई वाला फॉर्मूला यूज कर ले तो आई वाला बन जाता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान लीजिए कोई बच्चा जो है ये यूज कर लिया, Vd/E, और उसके पास फॉर्मूला था Vd = NEA Vd I/NEA, और यहाँ रख देता I/NEA E, तो ये फॉर्मूला बन जाता। और क्या, कौन सा ज़्यादा आप बता गई,
ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब इसका न्यूमेरिकल बचा हुआ, न्यूमेरिकल कर लेंगे और ये टॉपिक हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पढ़ते हैं। ए वायर ऑफ ए डायमीटर दिस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब एक हमारे पास वायर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 0.02 मीटर, कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 10⁻28। याद रखेंगे जो स्मॉल n में यूज किया था फॉर्मूला में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, सिर्फ नंबर नहीं था, तो n दिया हुआ है। फॉर एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ I गिवन है, जरूरी नहीं आप गिवन लिखो, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज मोस्ट नियरली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEA/VD, यही n की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ से VD आएगा I/NEA, ये बन गया। इसी फॉर्मूला में रखेंगे तो VD आने वाला है, बहुत सिंपल है, देखना। VD इज इक्वल टू I दिया हुआ है 100 एम्पियर, N दिया हुआ है 10⁻28, E का पता है 1.6 × 10⁻−19, निगेटिव नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया अपने को निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, तो π/4d² या फिर πr², 0.02 का होल स्क्वायर, π/4d² और πr², दोनों एक ही है, डायमीटर रेडियस में कन्वर्टेड है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 404 ऊपर कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या लिखूँगा 10⁻28, ठीक है, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, इंटू पाई, इंटू 2 बार ये लिखूँगा 0.02 इंटू 0.02। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये जो 19 है कैंसिल हो गया पूरा 19, तो कितना बचा होगा 20, 9 बचा होगा यहाँ 9। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट 1 2 3 4 5, इसके बदले 50 ऊपर आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ से 1 0 2 3 4 5 0 आएगा, पॉइंट हट गया। ठीक है, पॉइंट एक भी नहीं है। ठीक, तो क्या बनेगा उसके बाद ये आप कैंसिल कर लेंगे, 5 4 बचेगा। ठीक है, अब एक बार और लिख देता हूँ, 400/10⁻4 इंटू 16 इंटू पाई इंटू 4, 2 to 4। देखते हैं आंसर किस में लाना। अच्छा, पूरा कैलकुलेट करके लाना, इसने तो रुला दिया। ठीक है, पूरा कैलकुलेट ही करना है। ऑर्डर क्या है 10⁻19 के ऑर्डर में है। ठीक है, इतना ऑर्डर 10⁻19, इतना बड़ा सा ऑर्डर। अच्छा देखते हैं, ये इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 400, अच्छा और भी कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 2 बचेगा, 4/4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 16 इंटू 22/7 इंटू 4, वैल्यू रख लिया। ठीक है, ये आएगा फाइनली, 2 0 यहाँ से काट दिया, ऊपर गया 10⁻², 4 था, 16 था, 22, 22/7, 7 ऊपर चला गया, ये 4। ठीक है, अब इसको 4 4 ये हो गया। ठीक है, अब आने वाला है 7/4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 10⁻², ये आने वाला। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लाएंगे। ओके, तो इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, आप यहाँ 0 लगा लेंगे, यहाँ और 0 कर लेंगे, 22 16 और 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो कर देता हूँ, 16 22, 6 2 12, 3 12, 3 4 5 3 3 5 4। ठीक है, 3 5 4 नीचे आएगा, 7/4
354 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ 4 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 बार में तो जाने वाला है 6 7, 2 बार में तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। 10⁴ भी ये आ जाएगा, डी आ जाएगा, मतलब ये 2 बार में तो जाएगा ना, 700 कुछ आएगा 8, अब 4 आना चाहिए 4, ये आ गया आपका डी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल था, सिर्फ रखना था उसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, क्या हुआ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज v when the current I is flowing in it if the both radius and current are double। अरे भाई क्वेश्चन 2, I is equal to NEA VD then VD is equal to I upon NEA। क्या दिक्कत है, इसी से तो बनेगा। बोल रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, I को कितना कर दिया, I को कितना कर दिया, करंट का डबल, when the current I is flowing in it बोथ द रेडियस एंड करंट आर डबल कर दिया, 2I कर दिया, ये NE है। एरिया में क्या होता है आपको, एरिया में इसमें क्या लिखा है, क्या किसने रेडियस डबल कर दिया, एरिया में होता पाई आर स्क्वायर और रेडियस को डबल कर दिया, 2I अपॉन NE इंटू डबल का मतलब 4 बन गया है, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया तो हाफ से हो गया ना, हाफ से हाफ मल्टीपल, तो हाफ वाला क्या है आपका, हाफ, ये v/2 हाफ ज़्यादा दिख रहा है ना, हाफ इंटू आई अपॉन NEA और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ये आ गया आपका, सिंपल था, इसको हटाते हैं, ये मज़ेदार नहीं था। आगे देखते हैं, कैलकुलेशन भी नहीं था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए कंडक्टर वायर हैविंग ए दिस इलेक्ट्रॉन मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया, कैरीज ए करंट ऑफ इतना एम्पियर इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस देन, वो वही है, सेम है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, करंट दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, वही I इज इक्वल टू NEA VD, वहीं से बनेगा। इसको नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसको देखते हैं, 4th नंबर, ठीक है। 4th नंबर को करते हैं, 4th क्या इसमें, इन ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल चार्ज Q इज फ्लोइंग फॉर टाइम t, लेट S बी द स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट मास दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ देयर। मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब आपसे P पूछ रहा है, P होता मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ ड्रिफ्ट है, यही P आपसे बोल रहा है, किस फॉर्मेट में है, तो S के फॉर्मेट, मतलब Q/m कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चार्ज भी आपको दिख रहा होगा, एक इधर भी एक चार्ज, इधर भी एक चार्ज, और यहाँ T भी दिख रहा है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, दिमाग लगाते हैं और कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। P इज इक्वल टू, टोटल पूछ रहा है यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं n से, स्मॉल n नहीं, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ कैपिटल M टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स, M और VD आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ये I इज इक्वल टू NEA VD, तो यहाँ से I अपॉन NEA ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना था यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमें लाना किस में है, हमें एक Q/m भी दिखना चाहिए, T भी दिखना चाहिए, तो कुछ तो इसमें चेंज करना पड़ेगा ना, करते हैं। NM, ये जो करंट आपको दिख रहा है, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T, तो Q/T कर लेते हैं, Q/T कर लेते हैं, जाओ Q/T कर लेते हैं। उसके बाद N आपको दिखेगा 1/n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N/V, यही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, N/V, ठीक है, इंटू NEA, ये बन गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमने किया तो ठीक, कैसे किया, NM था, I था आपको I Q/T कर लिया, फिर ये था आपका 1 N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम EA, ठीक है। ये N कैंसिल हो गया, ठीक है, ये V ऊपर चला गया, P इज इक्वल टू QV, M भी है इसमें, M को इधर लाता हूँ,
क्यू बी ई ए टी, एम को यहाँ लाता हूँ, बोलोगे क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था एस, ठीक है, ई बाई एम, ठीक है, आ गया ई बाई एम, एस आ गया हमारा, ओके। P इज इक्वल टू क्यू वी एस ए टी। तो अब आपको देखेंगे तो S तो मिल गया, T भी मिल गया, एस टी भी मिल गया, एस टी सब में दिख रहा है, एस टी। अब आपको चार्ज भी मिल रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये V और A, तो V को लिख लेते हैं हम क्यू ए एल अपॉन एस ए टी, ए कैंसल आउट, क्यू एल अपॉन एस टी, ठीक है, क्यू एल अपॉन एस टी, क्यू एल अपॉन एस टी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इन ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल चार्ज क्यू इज फ्लोइंग फॉर टाइम, लेट एस बी द स्पेसिफिक चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन, द मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब ये दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आ गया क्यू अपॉन एस इंटू टी, क्यू अपॉन एस इंटू टी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इन चारों में सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि किसको हम कैंसिल करें, किसको हम कौन सा फॉर्मूला रखें, तभी ये ऑप्शन फिट करे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और आगे हम लोग टॉपिक करेंगे और उसका न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।